हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही फिट और फाट होंगे और आप सभी की क्लास 9 की प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी और ताबड़तोड़ चल रही होंगी। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 9th मैथ, ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं लाइन्स एंड एंगल्स को लेकर वो बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो डोंट वरी, हम हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में मेनली हम लोगों को लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, लेकिन डोंट वरी, इसे सिंपल और बहुत ही आसान बनाना मेरा काम है। बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लाइन्स एंड एंगल्स। और लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग आसान से आसान और हार्ड से हार्ड हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ों को डीपली और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड लेने का मतलब ये है कि लाइन्स एंड एंगल्स को लेकर आपकी क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, इस चैप्टर में इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में जरूर से जरूर पढ़े होंगे और आपको यहाँ पर उस चीज़ों का एक याद दिया जाएगा। आपका वो जो रिमेंबर है, जो आपका जो याद करने का जो कैपेसिटी है, वो भी यहाँ पे आपका बिल्ड होगा और आपको पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है वो भी आपका यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, बहुत ही ताज़ा हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स है यहाँ पे सबसे पहले जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, तभी हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि लाइन्स एंड एंगल्स को लेकर यदि आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो आपसे सवाल भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके सवाल को बनाने से पहले जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, जो हमारा बैकग्राउंड जो है उसको हम लोग अपना मजबूत करेंगे। फिर इस चैप्टर में हम लोग आएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें से बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप पहले से जानते हैं या फिर आप उसके बारे में बहुत ही पहले से पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहला है हमारा पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं? पॉइंट मेनली हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको आप जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे ताकि आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक सवाल को हम लोग क्लियर कर पाए, है ना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है। और पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, तो इस पॉइंट का अलग अलग नाम हमको देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा पॉइंट। दूसरा है हमारा लाइन सेगमेंट। इसके बारे में भी आई होप आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट, दूसरा हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है इस चीज को हम लोग जानते हैं। लाइन सेगमेंट का एक, यहाँ पे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये कि आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये हमारा है लाइन सेगमेंट। आप इसको आगे बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। इसको आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, और भी किसी तरीके से आप यदि मेजर करना चाहें आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वही ऊपर में हम लोग अभी जो डिस्कस किए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या तरीका है, देखिए। पॉइंट ए है तो ए लिखेंगे, पॉइंट बी भी है तो बी भी लिखेंगे, और इसके ऊपर इसी प्रकार का एक हम लोगों को साइन यहाँ पे बना देना है इन दोनों के ऊपर। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, कोई डाउट? उसके बाद हमारा
तीसरा है लाइन सेगमेंट के बाद रे, RAY रे। ये क्या है इसको भी समझते हैं। जब हम लोग लाइन सेगमेंट को एक तरफ से खींचना शुरू कर दे तो वो हो जाएगा हमारा रे। मतलब ये हो गया कि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो फिक्स होता है, लेकिन रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। आप इसको जितना दूर लेकर जाना चाहे उतना दूर लेकर जा सकते हैं। तो जब हम लोग लाइन सेगमेंट में से एक फिक्स्ड पॉइंट को यहाँ का हटाकर जब हम लोग एरो का साइन दे देते हैं तो ये हमारा बन जाता है रे। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको इधर नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको आप इधर जितना दूर तक खींचना चाहें आप वहां तक लेकर जा सकते हैं। अपने घर, स्कूल, जहां तक आप लेकर जाना चाहें आप उसको वहां पर लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रे। और यहाँ पे भी हमारा दो पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट और एक यहाँ पे ये होगा। अब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पॉइंट है, नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन मैथ आपको कहता है कि यदि आप रे पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी एक पॉइंट दे दीजिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके, ज़्यादा सहूलियत महसूस हो सके। तो रे में भी आपको दो पॉइंट देखने को मिलेगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हालांकि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर तो ये हमारा लाइन सेगमेंट ही बन जाता है ना। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जब भी सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हम ऐसा एक पॉइंट देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो रे को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए पॉइंट यहाँ पे ए था, ए लिख दिए, पॉइंट बी है, पॉइंट बी लिखेंगे। उसके ऊपर इसी प्रकार का एक साइन हम लोगों को बना देना है जिसका एक एंड पॉइंट होगा और एक इन्फिनिटी वाला होगा जिसको आप जहां तक लेकर जाना चाहें वहां तक लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है हमारा चौथा चीज, फोर्थ, जो है लाइन। और यही लाइन हम लोगों को पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है लाइन। और इस लाइन को हम लोग अपने चैप्टर में तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर लाइन होता क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग लाइन सेगमेंट को एक तरफ से बढ़ाएं तो हमारा रे बन गया। जब इस लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, तब हमारा बन जाएगा लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि ये यदि हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है तो यदि आप इसमें दोनों तरफ एरो डाल देते हैं और एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी तो ये हमारा हो जाएगा लाइन। हालांकि इसका भी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि आप इसको जहां तक लेकर जाना चाहें उतना दूर तक लेकर जा सकते हैं। इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड लेंथ इसका नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको जहां तक लेकर जाना चाहते हैं वहां तक आप इसको लेकर जा सकते हैं, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तो सबसे पहला क्या था हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स होता है। उसके बाद जब आप इसको एक तरफ से बढ़ाना शुरू कर दे एरो डालकर तो हमारा रे बन जाएगा और आप इसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स, इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका एक पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद है हमारा लाइन। लाइन सेगमेंट को जब हम दोनों तरफ से बढ़ाना शुरू कर दें एरो डालकर तो वो हमारा बन जाएगा लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे उसको आपके कमेंट का जवाब देने का। लाइन के बाद हमारा है, इसके बाद है हमारा पांचवा जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के नाम से ही लग रहा होगा कि ऐसा दो लाइन होगा जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि आपस में टकरा रहा होगा, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है। क्या ये एक लाइन है? बिल्कुल लाइन है क्योंकि इसका दो एरो है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एक और लाइन हम लोग ले लेते हैं ये वाला। क्या ये लाइन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास भी दो एरो वाला साइन है, यानी कि आप इसको जहां तक लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है एल, दूसरा लाइन है एम और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
याद रखिएगा इस पॉइंट पे जो ये काट रहा है, इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी दे सकते हैं, और ये हमारा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, जहां पे कि दो लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट कर दे, यानी कि एक दूसरे को काट दे। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। 5 हो गया। 6 पे हमारा आता है, 6 पे आता है कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन क्या है? जब एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा लाइन पास हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे कनकरेंट लाइंस। फॉर एग्जांपल यहां पे समझते हैं, कनकरेंट लाइंस क्या है समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग बाद में नाम देंगे। मान लेते हैं कि इसी पॉइंट से हमारा ये भी लाइन जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस लाइन का नाम L, इस लाइन का नाम हम लोग दे देते हैं M। फॉर एग्जांपल एक और लाइन जा रहा है जिसका नाम हम लोग दे देंगे P। एक और लाइन इससे ही गुजर रहा है जिसका नाम हम लोग दे देंगे Q। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो रहा है। तो इस सारे के सारे लाइंस को हम लोग कहेंगे कनकरेंट लाइंस, और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंस। पॉइंट ऑफ कनकरेंस, पॉइंट ऑफ कनकरेंस इसको हम लोग कहेंगे। इस पॉइंट ऑफ कनकरेंस को, इस पॉइंट से बहुत सारा जब लाइन या फिर दो से ज्यादा लाइन जब आपस में पास हो जाए एक ही सेम पॉइंट से, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अपना पॉइंट ऑफ कनकरेंस। लेकिन याद रखिएगा कि जब दो ही लाइन के बीच में, दो ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, उसके बीच में जो पॉइंट बन रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो दो लाइन एक दूसरे को जहां पे काट दे वहां पे जो पॉइंट बन रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसमें हम लोग कहेंगे इसको पॉइंट ऑफ कनकरेंस। कोई सवाल, कोई जवाब नहीं? कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारा 6 हो गया। 7th में हमारा है, यहां पे है हमारा अब कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर क्या है अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन पॉइंट्स तो अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा यहां से कि एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग मैथ में यूजुअली कहते हैं क्या? पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। आगे कोलिनियर पॉइंट क्या है? जब एक ही लाइन पर आपको दो या दो से ज्यादा पॉइंट देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये और एक ये, नाम दे देते हैं ABCDE, और इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग, मान लेते हैं P। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक हमारे पास लाइन है जिसका नाम है P, और उसी लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट वहां पे है। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन इस लाइन को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब हो गया कि एक ही लाइन पे सब आपस में कुछ दूरी पर स्थित हैं, सिचुएटेड हैं, और इस लाइन को हम लोग कहेंगे, जिस लाइन पे पॉइंट है उस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। तो याद रखिएगा कि एक लाइन पे जब बहुत सारा पॉइंट आपको देखने को मिल जाए एक ही लाइन पर, सेम लाइन पर, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जिस लाइन पे वो है उस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाइन का। अब यहां से हमारा शुरू होने जा रहा है एंगल्स का। किसका? एंगल्स का। अब हमारा 8वां पॉइंट होगा एंगल्स का।
एंगल क्या है समझते हैं। यदि यहाँ तक आपको कोलिनियर पॉइंट तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब जो हम लोग एंगल के बारे में पढ़ने जाएंगे या फिर जो जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्या है एंगल? जब दो रे आपस में मिले और दोनों मिलकर कुछ एंगल का फॉर्मेशन करे। फॉर एग्जांपल आप समझिए इस चीज को, देखिए मान लीजिए कि इस हाथ का ये हमारा एक एरो वाला पॉइंट है, जिसमें कि इस प्रकार का एरो बना हुआ है और जो कि बहुत दूर तक जा सकता है, और इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये हो गया हमारा एक रे। और इसमें भी आप वही चीज समझिए कि यहाँ पे हमारा एक एरो बना हुआ होगा जो कि बहुत दूर तक जा सकता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब एक ये रे और दूसरा एक ये वाला रे, ये दोनों एक दूसरे से आपस में मिल रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। अब देखिए गौर से, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉमन पॉइंट। एक बात और, इन दोनों के बीच में आपको एक झुकाव देखने को मिल रहा होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक झुकाव देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो झुकाव देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। और एंगल हमेशा दो रे के मदद से ही बनेगा। तो कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक ये रे है और एक ये रे है, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार का हाथ के जैसा है। और ये हमारा हो गया एक कॉमन पॉइंट जो इसके लिए भी सेम है होगा और इसके लिए भी सेम ही होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। तो यहाँ पे जो आपको इन दोनों के बीच में झुकाव देखने को मिल रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। चूंकि हमको एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो आपसे मैथ कहता है कि आपको यदि सटीक या फिर एक एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ना हो, तो आप यहाँ पे थीटा का साइन यूज कर सकते हैं। थीटा का साइन क्या है? थीटा का साइन इस प्रकार से O बनाइए, O को इस प्रकार से आप कट कर दीजिए, ये हो गया हमारा थीटा का साइन। तो क्या हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मालूम है कि 60 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, 70 का ही बन रहा है या फिर 80 का बन रहा है? एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो मैथ कहता है कि यदि आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे थीटा को यूज कर दीजिए। और ये थीटा डिनोट करता है किसको? एंगल को। और ये थीटा हमको ये बताता है कि यहाँ पे किसी भी डिग्री का एंगल यहाँ पे हो सकता है। तो चूंकि हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे थीटा से इसको डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब यहाँ पे जो आपको दो रे देखने को मिल रहा है PQ और QR, इस रे को हम लोग कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल याद रखिएगा, रे PQ एंड QR are the arms of एंगल। किस एंगल का ये दोनों आर्म है? कहाँ पे एंगल बन रहा है? Q पे। तो इस एंगल का नाम किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करेंगे? या तो आप PQR कह सकते हैं, या तो आप एंगल एंगल RQP कह सकते हैं। क्योंकि जिस एंगल के बारे में हमको खोजना होता है, जिस एंगल को हमको चाहिए, उस एंगल को हम लोग दो लेटर के बीच में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या एंगल लिख सकते हैं? इसको एंगल PQR भी लिख सकते हैं आप, या फिर एंगल RQP भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में। तो यहाँ पे आपको दो रे देखने को मिल रहा है, एक P और Q और एक Q और R। इन दोनों को हम लोग कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। किसका एंगल? यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, तो एंगल PQR भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर RQP भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमको एंगल चाहिए, जो हमको Q पॉइंट चाहिए, वो हमारा देखिए आप बिल्कुल दोनों के बीच में होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे, उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट PQR, इसको आपको मैथ कहता है कि आप इसको पॉइंट तो कहते ही हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब आप एंगल पढ़ेंगे तो आप उसको पॉइंट नहीं कहेंगे, उसको आप वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि PQ
and are vertex of एंगल कौन कौन सा, एंगल पी क्यू आर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, एंगल आर क्यू पी। अब एक और चीज यहां पर, इस एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको इतना बड़ा शब्द एंगल लिखने में बहुत ही उठपटांग लग रहा हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार का एल जैसा एक साइन दे देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल लिख दिए हैं, फिर भी एंगल का साइन दिए हैं, जो कि गलत है। तो अब आप यहाँ पर से इस एंगल को मिटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद एक एंगल का साइन आ चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू एंड आर आर वर्टेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, या फिर एंगल आर क्यू पी। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा 9th नंबर पर आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला एंगल आपका है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल को आप बहुत ही लगभग 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। आखिर ये एक्यूट एंगल है क्या। एक्यूट एंगल के बारे में आप जानते हैं, हालांकि आप जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं भी जानते हैं तो आपका यहाँ पे एक याद जो है वो ताज़ा हो जाएगा और आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा एक्यूट एंगल। क्या है एक्यूट एंगल, समझते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये कि ऐसा एंगल जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको। 40 डिग्री, फिर से 60 डिग्री, 70 डिग्री एटसेट्रा, आगे भी हो सकता है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, एक्यूट एंगल का डायग्राम देखिए। ये हमारे पास हो गया एक आर्म, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। यहाँ पे एंगल बन रहा होगा थीटा, चूंकि हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि आखिर कितना ही का बन रहा होगा। हाँ, ये तो मालूम है कि 0 और 90 के बीच का ही बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट मालूम तो नहीं है ना कि कितना का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा का साइन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल का। उसके बाद हमारा आता है दूसरे पे 10वें नंबर पर एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी आपको मालूम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जरा इस चीज को, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल से पहले हमारा आता है एक, हालांकि ये तो बाद में आएगा लेकिन आएगा, आता है हमारा राइट एंगल। राइट, क्या है राइट एंगल, इस चीज को समझिए। 90 डिग्री का, एकदम पूरा का पूरा 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रेट है ना। और जब आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो 90 डिग्री बिल्कुल इस प्रकार का रहता है, और ऊपर में हमारा 90 डिग्री रहता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, और इस रे का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और यहाँ पे हमको चूंकि एग्जैक्ट मालूम होता ही है कि कितना होता है, 90 होता है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा के वजह 90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मालूम है ना कि यदि पूरा स्ट्रेट है, वर्टिकल है, तो वहाँ पे 90 ही बनेगा, तो हम लोग वहाँ पे 90 लिख सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा क्या, कि राइट एंगल हमेशा जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपना राइट एंगल। उसके बाद हमारा आता है 11वें नंबर पर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन है क्या, मोर देन 90 डिग्री बट
देन 180 डिग्री। मतलब ये कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार का होगा, देख लीजिए। ये हमारा हो गया एक रे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ऊपर में पी क्यू आर दिए थे तो यहाँ पे दे देते हैं एक्स, और यहाँ पे बन रहा होगा इस प्रकार से एंगल, यहाँ पे बन रहा होगा, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स वाई और इसको जेड। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। तो हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे थीटा का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा क्या, यहाँ पे 90 से ज़्यादा ही बनेगा और 180 से छोटा ही बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे कोई भी समस्या, यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम यदि नहीं है तो आप इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। ऑब्ट्यूज तक हमारा हो गया तो इसको फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा आगे 11 नंबर तक हो गया है हमारा। इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपना। इन सारे चीज़ों को आप याद रखिएगा ताकि जब हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए। इसीलिए इन सारे चीज़ों को बताया जा रहा है। और हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी पहले इन्हीं सब चीज़ों को बताया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब हमारा होता है एक 11 हो गया था, 12 नंबर पे है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, जो कि एग्जैक्ट 180 डिग्री के बराबर हो, वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल आप प्रोटेक्टर में पढ़े होंगे, एक स्ट्रेट लाइन किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, 180 डिग्री, क्योंकि इधर भी 180 रहता है और इधर भी 180 डिग्री ही रहता है। तो इसका नाम आप दे सकते हैं ए, बी और सी। मान लीजिए हमको इसका वैल्यू पता करना हो तो इसका कितना होगा, एग्जैक्ट हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्योंकि प्रोटेक्टर में आप यदि प्रोटेक्टर को देखें तो इधर भी 180 वो रिप्रेजेंट करता है, इधर भी करता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन रहता है जो कि हमारा 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट एंगल हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा 13 नंबर पर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है इस चीज को भी समझ लेते हैं। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब ये कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हमारे पास एक रे है, इस रे का एग्जांपल दे दीजिए P, और यहाँ इसको नाम दे दीजिए Q, इसको नाम दे दीजिए R। तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो बिल्कुल 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, तो इसको भी हम लोग थीटा से डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद हालांकि ये इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बनाइए, ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, है ना, आर। उसके बाद हमारा 14 नंबर में आएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि पूरा का पूरा वो भी एग्जैक्ट 360 डिग्री का होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 360 डिग्री का। फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्किल, है ना। सर्किल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं हम लोग।
और मान लेते हैं कि ये हमारा एक रे है जिसका नाम हो गया ए, और यहाँ पे नाम देते हैं बी। तो यहाँ पे यदि हमको एंगल पता करना हो तो वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट कितना होगा, 360 होगा, क्योंकि ये सर्किल का एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से कि हम लोग एंगल को यदि पता कर रहे हैं तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हमारा है 14 हो गया। 15 नंबर में हमारा है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इक्वल होगा, यानी कि दो एंगल इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं पी क्यू आर, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, और दूसरा फिर से हम लोग बनाते हैं ए बी और सी। मान लीजिए इसका भी जो वैल्यू है वो 60 डिग्री ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इज नोन एज इक्वल एंगल। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, दीज आर नोन एज इक्वल एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। अब इसके बाद हमारा 15 के बाद 16 आता है जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ऐसा एक ऐसा कुछ होगा जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब कि दो अलग अलग भाग में, वो भी इक्वल भाग में बांट रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हमारे पास ये एक स्केल है और इस स्केल को यदि हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो हम कहेंगे कि ये स्केल बाइसेक्ट हो गया, मतलब कि दो अलग अलग भाग में, वो भी इक्वल भाग में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट का दो मतलब होता है, पहला तो ये कि डिवाइड कर देना, दूसरा ये कि इक्वल भाग में यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो दो अलग अलग यानी कि 15 और 15 का अलग अलग हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। समझते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एंगल है जिसका कि सम मान लेते हैं x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। मान लेते हैं कि पूरा का ये पूरा जो है ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक रे को खींच दिए और ये रे क्या करेगा, इसका नाम दे दीजिए फिर फॉर एग्जांपल P दे दीजिए। वाई पी एक रे हम लोग खींच दिए हैं जो कि 60 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच गया हुआ है, और ये क्या करेगा, ये x और P रे इस 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वाई पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है जो कि उसको दो अलग अलग भाग में बांट दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब इसके बाद हमारा आता है 16 हो गया। 17 में हमारा आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल ये क्या है जरा समझते हैं इस चीज को। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, मान लीजिए हमारे पास एक और एंगल इसी प्रकार का है, फॉर एग्जांपल इसका नाम पी क्यू आर, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं थीटा, और इस थीटा के जगह पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा इस एंगल के इस दायरे के अंदर जो है कुछ पॉइंट पाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा किसका, किस एंगल का, तो एंगल पी क्यू आर का। यही हो गया हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इसका जस्ट अपोजिट है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो 18 नंबर में हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ
एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ये हमारा हो जाएगा जो इसके जस्ट बाहर हो, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल एंगल है हमारे पास ए बी और सी, और यहाँ पे कुछ थीटा का बन रहा होगा वैल्यू। और यदि मान लेते हैं कि हमारा इस एंगल के बाहर कोई पॉइंट मिल रहा है, एग्जांपल पी क्यू आर, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यहां तक में कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा 18 हो गया। 19 नंबर में हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी आप जानते होंगे, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि हो जाता है तो वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक है हमारे पास 40 मान लीजिए 40 डिग्री का, 40 डिग्री का एक हमारा पहला हो गया। दूसरा मान लेते हैं हम लोग अपना 50 डिग्री। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये 90 होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये दोनों कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, कॉम्प्लीमेंट है दोनों का। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी जाकर हमारा ये 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तब हमारा कहलाएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये दोनों 90 डिग्री का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमारा एक आखिरी है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इधर का आप लिख लिए होंगे, चलिए। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है इसको भी जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री था, और सप्लीमेंट्री में हमारा हो जाएगा सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 20 नंबर में सप्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल मान लेते हैं 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, और ये दोनों कहलाएगा सप्लीमेंट टू ईच अदर, या फिर सप्लीमेंट किसका, 180 का। कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये हमारा हो गया 20। एक लास्ट जो हमारा बच गया था, एक बच गया था हमारा पैरेलल लाइंस। लाइंस का ही एक टाइप है जिसका हमारा था वो पैरेलल लाइंस। ये बताना याद नहीं रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, ये क्या है, पैरेलल लाइन मतलब ये कि दो लाइन होंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब पैरेलल का मतलब क्या है, ये लाइन का नाम दे दीजिए L, इसका नाम दे दीजिए M। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि आप इस दोनों लाइन को जितना दूर तक लेकर जाएंगे या कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप इसको जिंदगी भर लेकर आगे बढ़ते रहिए, ये कहीं भी आपस में टकराएगा नहीं। ये इन दोनों को एक दूसरे से नफरत है, ये दोनों आपस में आना ही नहीं चाहते। समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में दोस्ती उतनी तगड़ी नहीं है। तो ये दोनों बहुत अकड़ू है ना, L भी अकड़ू है और M भी अकड़ू है। तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो सकता है, दोस्ती उतना अच्छा ना हो। इसीलिए ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, और ये दोनों हमेशा पैरेलल चलता रहेगा, कभी भी ये दोनों आपस में टकराएगा नहीं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, और यहीं से हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स था ये हमारा यहाँ पे
ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर और भी हम लोग आगे एक कुछ थ्योरम है उसको फिर हम लोग अपना प्रूफ करेंगे। ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिससे हम लोग ये जाने कि किस किस प्रकार का लाइन हो सकता है, किस किस प्रकार का एंगल हो सकता है, और ये सारा का सारा कुछ आपको एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल यदि आप पढ़ते हैं तो भी ठीक है, RD शर्मा पढ़ते हैं तो भी ठीक है, उन सभी में ये सारा का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक लेक्चर था। इसके बाद हम लोग अपने कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी यदि डाउट है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, मेरा गारंटी आपको समझ में जरूर आएगा यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। खैर, ये हमारा पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का, लाइन्स एंड एंगल्स का। इसके बाद हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चलने दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।